ये एक ट्रांजिस्टर है। यह अब तक इजाद की गई सबसे महत्वपूर्ण डिवाइसों में से एक है। तो हम इस वीडियो में विस्तार से सीखने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं। ट्रांजिस्टर कई आकार प्रकार के होते हैं। इनके मुख्य दो प्रकार हैं, बाइपोलर और फील्ड इफेक्ट। हम इस वीडियो में बाइपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। ट्रांजिस्टर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा है जिसके दो फंक्शन होते हैं। यह कंट्रोल सर्किट के स्विच के रूप में काम कर सकता है और इससे सिग्नल्स को एम्पलीफाई भी किया जा सकता है। आंतरिक पुर्जों को सुरक्षित रखने के लिए छोटे कम पावर वाले ट्रांजिस्टर एक रेजिन केस में लगे होते हैं, लेकिन अधिक पावर वाले ट्रांजिस्टरों के लिए थोड़ा धातु का बना केस होता है, जिसका प्रयोग ट्रांजिस्टर से बनने वाली गर्मी को बाहर निकालने के लिए होता है, क्योंकि इस गर्मी में लंबे समय में पुर्जे खराब हो सकते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि धातु की बॉडी वाला ट्रांजिस्टर एक हीट सिंक से जुड़ा होता है जो अवांछनीय गर्मी को बाहर निकालता है। उदाहरण के लिए इस डीसी पावर सप्लाई के अंदर एक मॉसफेट ट्रांजिस्टर है जो बड़े हीट सिंक से जुड़ा हुआ है। हीट सिंक की गैर मौजूदगी में पुर्जे मात्र 1.2 एम्प्स करंट बढ़ने पर 45 डिग्री सेल्सियस या 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो सकते हैं और करंट बढ़ने पर वे और भी गर्म हो जाएंगे। लेकिन कम करंट वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए हम बस एक रेजिन बॉडी का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें हीट सिंक की जरूरत नहीं होती है। ट्रांजिस्टर की बॉडी पर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। यह हमें पार्ट नंबर बताता है और इसका प्रयोग हम मैन्युफैक्चरर की डेटा शीट ढूंढने के लिए कर सकते हैं। हम ट्रांजिस्टर को उसकी निश्चित वोल्टेज और करंट हैंडल करने की क्षमता के अनुसार रेट करते हैं, इसलिए इस शीट को जांच लेना जरूरी होता है। अब ट्रांजिस्टर में हमारे पास 3 पिन होते हैं जिन पर E, B और C लेबल होते हैं। इन लेबलों का मतलब है एमिटर, बेस और कलेक्टर। आमतौर पर रेजिन बॉडी प्रकार के चपटे किनारों वाले ट्रांजिस्टरों में बाईं ओर की पिन एमिटर है, बीच में बेस है और दाईं ओर कलेक्टर है। लेकिन कभी ट्रांजिस्टरों में इस कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए मैन्युफैक्चरर की डेटा शीट देख लेना उचित होगा। हम जानते हैं कि अगर हम एक बिजली के बल्ब को बैटरी के साथ जोड़ दें तो वह जल उठेगा। हम इस सर्किट में एक स्विच लगा सकते हैं और लाइट को बिजली आपूर्ति में अवरोध के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें स्विच मैनुअल तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है। तो हम इसे ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं? इस काम के लिए हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर करंट के प्रवाह को रोक रहा है, इसलिए लाइट बंद है। लेकिन अगर हम बीच में लगे इस पिन में थोड़ा वोल्टेज भेजें तो इससे ट्रांजिस्टर मुख्य सर्किट करंट के प्रवाह को बहने देता है और लाइट जल जाती है। फिर हम कंट्रोल पिन पर एक स्विच लगाकर इसे रिमोट से चला सकते हैं, या हम इस पर एक सेंसर लगाकर कंट्रोल को ऑटोमेट कर सकते हैं। आमतौर पर हमें बेस पिन कम से कम 0.6 से 0.7 वोल्ट करंट भेजना होता है ताकि ट्रांजिस्टर चालू हो सके। उदाहरण के लिए इस सरल ट्रांजिस्टर सर्किट में पूरे मुख्य सर्किट के लिए 9 वोल्ट बिजली आपूर्ति वाली एक लाल एलईडी है। बेस पिन डीसी बेंच बिजली आपूर्ति से जुड़ी हुई है। सर्किट का रेखा चित्र कुछ ऐसा दिखता है। जब बेस पिन को भेजी जाने वाली वोल्टेज 0.5 वोल्ट है तो ट्रांजिस्टर बंद है, इसलिए एलईडी भी बंद है। 0.6 वोल्ट पर ट्रांजिस्टर चालू हो गया है, लेकिन पूरी तरह चालू नहीं है, इसलिए एलईडी मंद रोशनी में जल रही है क्योंकि ट्रांजिस्टर मुख्य सर्किट तक पूरा करंट प्रवाह नहीं होने दे रहा। एलईडी अधिक चमकदार हो जाती है क्योंकि ट्रांजिस्टर अब लगभग पूरा करंट प्रवाहित होने दे रहा है और 0.8 वोल्ट पर पूरी चमक आ जाती है क्योंकि ट्रांजिस्टर पूरी तरह खुल गया है। तो होता यह है कि हम बड़ी वोल्टेज और करंट को नियंत्रित करने के लिए छोटी वोल्टेज और करंट का प्रयोग करते हैं। हमने देखा कि बेस पिन पर वोल्टेज में थोड़ा सा बदलाव मुख्य सर्किट में बड़ा बदलाव कर सकता है। इसलिए अगर हम बेस पिन को एक सिग्नल भेजते हैं तो ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। हम इसमें एक माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं जो बेस पिन पर वोल्टेज सिग्नल बदलता है और यह मुख्य सर्किट में स्पीकर को एम्पलीफाई करके एक अत्यंत सरल एम्पलीफायर बनाएगा। आमतौर पर बेस पिन में बहुत कम करंट, शायद 1 मिली एम्पियर या उससे कम होता है। कलेक्टर में अपेक्षाकृत बहुत अधिक करंट होता है, जैसे 100 मिली एम्पियर। दोनों के बीच के अनुपात को करंट गेन कहते हैं और इसे बीटा चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। हम यह अनुपात मैन्युफैक्चरर की डेटा शीट में देख सकते हैं। इस उदाहरण में कलेक्टर का करंट 100 मिली एम्पियर
और बेस का करंट 1 मिली एम्पियर है। इसलिए अनुपात के लिए 100 को 1 से विभाजित करने पर 100 ही मिलता है। हम इस सूत्र यानी फॉर्मूले को फिर से व्यवस्थित करके करंट की मात्रा का पता भी लगा सकते हैं। हमारे पास दो मुख्य प्रकार के बाइपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। दोनों ट्रांजिस्टर लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए कौन सा ट्रांजिस्टर कौन सा है यह पता लगाने के लिए हमें पार्ट नंबर देखना पड़ता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में मुख्य सर्किट और कंट्रोल सर्किट होते हैं। दोनों ही बैटरी के पॉजिटिव यानी धनात्मक सिरे से जुड़े होते हैं। जब तक हम कंट्रोल सर्किट पर स्विच को न दबाएं, मुख्य सर्किट बंद रहता है। हम देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के दोनों तारों में करंट प्रवाहित हो रहा है। हम मुख्य सर्किट को हटा सकते हैं और कंट्रोल सर्किट की एलईडी स्विच दबाने पर फिर भी जलेगी, क्योंकि करंट ट्रांजिस्टर से होकर बैटरी में वापस लौट रहा है। इस सरल उदाहरण में जब स्विच दबाया गया है तो बेस पिन में 5 मिली एम्पियर करंट बह रहा है, कलेक्टर करंट में 20 मिली एम्पियर और एमिटर में 25 मिली एम्पियर करंट बह रहा है। इसलिए ट्रांजिस्टर में करंट एक जगह इकट्ठा हो जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी हमारे पास मुख्य सर्किट और कंट्रोल सर्किट होते हैं, लेकिन अब बैटरी के पॉजिटिव सिरे से एमिटर जुड़ा होता है। जब तक हम कंट्रोल सर्किट पर लगे स्विच को न दबाएं, मुख्य सर्किट बंद रहता है। हम देख सकते हैं कि इस प्रकार में करंट का कुछ भाग बेस पिन से बाहर की ओर प्रवाहित होता है और बैटरी में वापस आ जाता है। बचा हुआ करंट ट्रांजिस्टर और मुख्य एलईडी से होकर बैटरी में वापस बहता है। अगर हम मुख्य सर्किट को हटा दें तो कंट्रोल सर्किट एलईडी फिर भी चालू होगी। इस उदाहरण में जब स्विच दबाया गया है तो एमिटर में 25 मिली एम्पियर, कलेक्टर से 20 मिली एम्पियर और बेस से 5 मिली एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है। इसलिए करंट ट्रांजिस्टर में विभाजित हो जाता है। मैं इन्हें अगल बगल रखकर दिखाता हूं ताकि आप इनकी तुलना करके देख सकें। ट्रांजिस्टरों को इलेक्ट्रिकल रेखा चित्रों में इस तरह के चिन्हों द्वारा दिखाया जाता है। एमिटर की लीड पर तीर का निशान लगा है। तीर का निशान परंपरागत करंट की दिशा में होता है ताकि हम जान सके कि इन्हें हमारे सर्किट से कैसे जोड़ना है। ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, यह समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप पहले एक पाइप में से बह रहे पानी की कल्पना करें। पानी तब तक मुक्त रूप से पाइप से होकर बहता है जब तक कि हम इसे डिस्क लगाकर रोक नहीं देते। अब अगर हम मुख्य पाइप में एक थोड़ी छोटी पाइप जोड़ दें और इस छोटी पाइप के अंदर एक स्विंग गेट लगा दें, हम डिस्क को एक पुली का प्रयोग करके हिला सकते हैं। स्विंग गेट जितना आगे तक खुलता है उतना ही अधिक पानी मुख्य पाइप में जा पाता है। स्विंग गेट थोड़ा भारी होता है, इसलिए पानी की कम मात्रा इसे खोल नहीं पाएगी। गेट पर बल लगाकर उसे खोलने के लिए एक निश्चित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इस छोटी पाइप में जितना अधिक पानी बहेगा, वाल्व उतना ही अधिक खुल पाएगा और अधिक से अधिक पाइप को मुख्य पानी में जाने देगा। वास्तव में इसी तरीके से एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करता है। आप शायद पहले से ही जानते होंगे कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करते हैं तो हम परंपरागत करंट का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम मान लेते हैं कि इस एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट में करंट बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कलेक्टर और बेस दोनों में प्रवाहित होता है और फिर एमिटर में जाता है। हम सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमेशा इसी दिशा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। असल में इलेक्ट्रॉन बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बह रहे हैं। जोसेफ थॉमसन ने यह सिद्ध किया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए कुछ प्रयोग किए थे और यह भी सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में बहते हैं। इसलिए वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सिरे से एमिटर की ओर बहते हैं और फिर कलेक्टर और बेस पिन से होकर प्रवाहित होते हैं। हम इसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। मैं इन दोनों को साथ साथ रखूंगा ताकि आप इन दोनों सिद्धांतों के बीच अंतर को देख सकें। याद रखें कि हम हमेशा परंपरागत करंट वाले तरीके से सर्किट डिजाइन करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक और इंजीनियर जानते हैं इलेक्ट्रॉन वास्तव में कैसे काम करता है। वैसे हमने अपने पिछले वीडियो में यह विस्तार से बताया था कि बैटरी कैसे काम करती है। उसे जरूर देखें, लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि विद्युत या बिजली तार से होकर बहने वाला इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। तांबे का तार कंडक्टर है और रबर इंसुलेटर है। इलेक्ट्रॉन तांबे से होकर आसानी से बह सकते हैं, लेकिन वे रबर के इंसुलेटर से होकर नहीं बह सकते। अगर हम सुचालक धातु के एक अणु का आधारभूत मॉडल देखें तो केंद्र में हमें परमाणु नाभिक दिखेंगे जो चारों ओर घूमने वाले शेल से घिरे होंगे और इन शेलों में इलेक्ट्रॉन होते हैं।
हर शेल में इलेक्ट्रॉन की एक अधिकतम संख्या होती है और हर शेल में स्वीकार किए जाने के लिए इलेक्ट्रॉन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का होना आवश्यक है। केंद्र से सबसे दूर स्थित इलेक्ट्रॉनों में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। सबसे बाहरी शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। कंडक्टर की वैलेंस शेल में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। न्यूक्लियस यानी नाभिक सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी जगह बनाए रखता है, लेकिन यहाँ एक और शेल होती है जिसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन इस बैंड तक पहुंच सकता है तो वह उस अणु से मुक्त होकर दूसरे अणु में जा सकता है। तांबे जैसी धातु के अणु में वैलेंस शेल और कंडक्शन बैंड एक के ऊपर एक होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए मुक्त होकर वह पाना आसान होता है। इंसुलेटर में सबसे बाहरी शेल पूरी तरह बंद होती है। यहाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन के आने की कोई जगह नहीं होती या बहुत कम जगह होती है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों पर मजबूत पकड़ रखता है और कंडक्शन बैंड बहुत दूर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए उस तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए इस तरह के मटेरियल से बिजली गुजर नहीं पाती। लेकिन एक और मटेरियल होता है जिसे सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण सिलिकॉन है। इस मटेरियल में वैलेंस शेल के अंदर इतने अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं कि यह कंडक्टर नहीं बन सकता, इसलिए यह इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन कंडक्शन बैंड काफी पास लगा होता है। अगर हम कुछ एक्सटर्नल ऊर्जा प्रदान करें तो कुछ इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे कि वे कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच जाएं और मुक्त हो जाएं। इसलिए यह मटेरियल इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की तरह काम करता है। शुद्ध सिलिकॉन में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इंजीनियर सिलिकॉन में दूसरे मटेरियल की थोड़ी मात्रा में डोपिंग यानी अपमिश्रण करते हैं, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज बदल जाती है। हम इसे पी टाइप और एन टाइप डोपिंग कहते हैं। हम इन मटेरियलों को एक साथ मिलकर पीएन जंक्शन बना सकते हैं। हम इन्हें एक साथ सैंडविच की तरह लगाकर एक एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर एक कलेक्टर पिन और एक एमिटर पिन होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इनके बीच एन टाइप मटेरियल की 2 परतें और पी टाइप मटेरियल की 1 परत होती है। बेस वायर पी टाइप वाली परत से जुड़ा होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में इसके बिल्कुल उल्टे तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। यह संपूर्ण ढांचा रेजिन के अंदर बंद होता है ताकि अंदरूनी मटेरियल सुरक्षित रहे। आइए कल्पना करते हैं कि सिलिकॉन को अभी तक अपमिश्रित नहीं किया गया है, तो अंदर बस शुद्ध सिलिकॉन है। हर सिलिकॉन अणु 4 अन्य सिलिकॉन अणुओं से घिरा होता है। प्रत्येक अणु को अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन सिलिकॉन अणुओं के अंदर उनके वैलेंस शेल में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए वे चुपचाप 1 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉन से ले लेते हैं ताकि उन्हें उनके 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं। इसे कोवैलेंट बॉन्डिंग या सहसंयोजक बंध कहते हैं। जब हम इसमें एन टाइप मटेरियल जैसे फास्फोरस जोड़ते हैं तो वह कुछ सिलिकॉन अणुओं की जगह ले लेता है। फास्फोरस के अणु के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए चूंकि सिलिकॉन अणु आवश्यक 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए इलेक्ट्रॉन साझा कर पा रहे हैं, उन्हें इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है अब यहाँ कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है और वे मुक्त रूप से आने जाने के लिए स्वतंत्र है। पी टाइप डोपिंग में हम एल्यूमिनियम या अल्यूमिनम जैसा मटेरियल जोड़ते हैं। इसके अणु के वैलेंस शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह अपने सभी पड़ोसी शेल के साथ इलेक्ट्रॉन साझा नहीं कर सकता। 4 में से 1 को इलेक्ट्रॉन लिए बिना ही काम चलाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि यहां होल बन जाता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन आकर जगह ले सकता है। अब हमारे पास सिलिकॉन के 2 अपमिश्रण किए हुए टुकड़े हैं, एक जिसमें जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जिसमें पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। दोनों मटेरियल साथ मिलकर पीएन जंक्शन बनाते हैं। इस जंक्शन पर हमें एक क्षेत्र मिलता है जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। इस क्षेत्र में एन टाइप की तरफ से कुछ इलेक्ट्रॉन आकर पी टाइप की तरफ मौजूद होल में जगह ले लेते हैं। इस स्थानांतरण के कारण इकट्ठा हुए इलेक्ट्रॉनों और होल के साथ विपरीत तरफ एक बैरियर बन जाता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है और इसलिए होल को पॉजिटिव आवेश वाला माना जाता है। इलेक्ट्रॉन के इकट्ठा होने से थोड़ा क्षेत्र नेगेटिव आवेश वाला और थोड़ा क्षेत्र पॉजिटिव आवेश वाला बन जाता है। इससे एक इलेक्ट्रॉन फील्ड बनता है और इलेक्ट्रॉनों को दूसरी तरफ जाने से रोकता है। इस क्षेत्र में आमतौर पर लगभग 0.7 वोल्ट का अंतर होता है। जब हम दोनों सिरों पर वोल्टेज का स्रोत जोड़ते हैं जिसमें पॉजिटिव आवेश वाला सिरा पी टाइप मटेरियल से जुड़ा होता है, तो इससे फॉरवर्ड बायस बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देंगे। वोल्टेज स्रोत 0.7 वोल्ट के बैरियर से अधिक का होना चाहिए,
नहीं तो इलेक्ट्रॉन बैरियर की दूसरी ओर नहीं जा पाएंगे। जब हम बिजली की आपूर्ति को उलट देते हैं, यानी पॉजिटिव आवेश वाला सिरा एन टाइप मटेरियल में जुड़ा होता है, बैरियर पर रुके हुए इलेक्ट्रॉन वापस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर खिंचने लगते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पर फिर से होल बनने लगेगा। इससे रिवर्स बायस बनेगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारे पास एन टाइप मटेरियल की दो परतें होती हैं, इसलिए हमारे पास दो जंक्शन होते हैं और इसलिए दो बैरियर भी होते हैं। तो साधारण स्थिति में इसमें से कोई करंट प्रवाहित नहीं हो पाता है। एमिटर एन टाइप मटेरियल में बहुत अधिक अपमिश्रण मिलाया गया है, इसलिए इसमें बहुत से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। बेस पी टाइप में हल्का अपमिश्रण है, इसलिए इसमें बहुत थोड़े ही होल हैं। कलेक्टर एन टाइप में मध्यम दर्जे का अपमिश्रण है, तो यहां कुछ ही अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम बेस और एमिटर से एक बैटरी जोड़ दें जिसमें पॉजिटिव सिरा पी टाइप से जुड़ा हो, तो फॉरवर्ड बायस बनेगा। फॉरवर्ड बायस के कारण बैरियर नष्ट हो जाएगा जब तक कि वोल्टेज कम से कम 0.7 वोल्ट रहती है। इसलिए बैरियर गायब हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन तेजी से पी टाइप मटेरियल में खाली जगह घेरने के लिए जाएंगे। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन खाली जगह घेर लेंगे और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर खिंच जाएंगे। पी टाइप वाली परत पतली है और इसे जानबूझकर हल्का डोप किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉन के खाली जगह घेरने के अवसर कम ही हों। शेष इलेक्ट्रॉन मटेरियल में मुक्त रूप से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसलिए बेस पिन में केवल छोटी मात्रा में करंट ही प्रवाहित होगा और पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी। इसके बाद यदि हम एमिटर और कलेक्टर के बीच एक और बैटरी जोड़ दें जिसका पॉजिटिव सिरा कलेक्टर से जुड़ा हो, तो कलेक्टर के नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिरे की ओर चले जाएंगे, जिससे एक रिवर्स बायस बनेगा। रिवर्स बायस के बारे में आपको याद होगा कि इसमें बैरियर के इलेक्ट्रॉन और होल्स वापस खींच लिए जाते हैं। इसलिए बैरियर के पी टाइप साइड के इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप की तरफ चले जाते हैं और एन टाइप साइड के होल्स वापस पी टाइप की तरफ चले जाते हैं। पी टाइप मटेरियल में पहले से ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसलिए वे इन होल्स की जगह घेरने के लिए चलते हैं और उनमें से कुछ दूसरी तरफ खिंच जाते हैं। क्योंकि इस बैटरी का वोल्टेज अधिक होता है, इसलिए खिंचाव भी काफी अधिक होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन आर पार होते हैं तो बैटरी से होकर प्रवाहित होते हैं, इसलिए रिवर्स बायस जंक्शन में करंट पैदा होता है। बेस पिन पर अधिक वोल्टेज होने से ट्रांजिस्टर पूरी तरह खुल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पी टाइप परत में पहले से अधिक इलेक्ट्रॉन और करंट बह रहे हैं और इसलिए और अधिक इलेक्ट्रॉन रिवर्स बायस की तरफ चले जाते हैं। हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर साइड की तुलना में एमिटर साइड में अधिक इलेक्ट्रॉन बहते हुए देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में और सीखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो पर अभी क्लिक करें और मैं आपसे वहां मिलूंगा अगले लेसन के साथ। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के साथ साथ engineeringmindset.com पर फॉलो करना न भूलें।